गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज चली हुई है उसमें आज हमारा 8th क्लास जो है हमारी पॉलिटी उसका 4th चैप्टर आज हम करेंगे। न्यायपालिका, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? भारत में कानूनों का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जहाँ पे नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? बताइए। इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट हेडिंग है न्यायपालिका की क्या भूमिका है। जो हमारी न्यायपालिका है उसकी भूमिका के बारे में हम जानेंगे। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। वे यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा है? विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकार और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों का हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। न्यायिक समीक्षा, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। उसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, अगर किसी भी इंसान को आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये पिक्चर एक दिखाई गई है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी दिन हमारा देश जो है गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट्स ऑफ इंडिया 1937 से 49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। यहाँ से देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत कर देता है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है।
लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। जो हमारी न्यायपालिका है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले अध्याय में, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, न ही वे सरकार की ओर से जो है काम करती हैं। जो हमारी अदालतें हैं वो सरकार के अधीन नहीं है, ना ही वो उनके अंडर काम करती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई भी दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब अगर एक बार कोई जज बन गया है, उसको उसके पद से हटाना जो है मुश्किल होता है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक ही अदालत होती है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में भी बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है। जो सर्वोच्च न्यायालय हमारी है वो क्या है, देश की सबसे बड़ी अदालत है, जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया कौन होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। ठीक है, ये देखिए सतत विकास लक्ष्य, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। यहाँ से देखते हैं इस पिक्चर में, देखिए ये क्या है, मद्रास का उच्च न्यायालय है। इसके बारे में जानेंगे। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी शहर थे। ठीक है, ये आ सकता है कि उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? 1862 में हुई थी। कहाँ कहाँ पे? कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में। ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसी हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय है। कौन सा है पंजाब और हरियाणा का? चंडीगढ़। ठीक है, दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं कौन कौन से हैं? असम है, नागालैंड है, मिजोरम हो गया और अरुणाचल प्रदेश। इनका कहाँ पे है? गुवाहाटी में है चारों का। ठीक है, 1 जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। कहाँ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश जो अमरावती और तेलंगाना जो हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुँचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ मतलब बेंच जो वो भी हैं। यहाँ से देखिए, क्या आप विभिन्न सत्रों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ,
भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की जाती है। अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह सबसे उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है, जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। ये देखिए, यहाँ पे पटना में ये उच्च न्यायालय दिखाई गया है। देखिए, 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे, जहां लक्ष्मण के भाई और उसके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घरवालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। जो पड़ोसी थे उन्होंने बयान दिया। बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में वो घुस गए थे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में आग की लपटें उठ रही थी और उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां और सुधा के जेठ जो सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। ये कहानी के जरिए बता रहे हैं आपको। ये इधर देखिए, गुवाहाटी जो है वहाँ का उच्च न्यायालय, आइजोल मिजोरम बेंच। ठीक है, यहाँ पे हम रह के आ चुके हैं 6 साल। चलिए यहाँ देखिए, 1983 में नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दोनों तरफ के वकीलों ने तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव पर जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हें इस बात का दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी थी। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। किसकी तरफ से? इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स। ठीक है। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील कर सुनवाई कर दी। वकीलों ने तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया, क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। यहाँ से देखिए, ये अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। ये नामची दक्षिण सिक्किम के जिला अदालत दिखाई गई है इधर।
यहाँ से देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी विधि की विभिन्न शाखाएं कौन सी है। जो विधि व्यवस्था है उसकी विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं। दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था ना कि कौन कौन से, सॉरी एक सेकंड देखते हैं, ये अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि फौजदारी कानून कौन से हैं, दीवानी कानून कौन से, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। मैंने पहले पढ़ लिया था इसीलिए मेरे को लगा कि ये पीछे जो है निकल गया। चलिए, फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका, ये इधर देखिए, इसमें बताए गए हैं कि कौन कौन से फौजदारी कानून हैं और कौन कौन से दीवानी कानून हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून से अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना और उनकी हत्या करना। ये किसके अंतर्गत आता है? फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है। चोरी, दहेज और औरतों को तंग करना, उनकी हत्या करना, ठीक है। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिक FIR दर्ज करवाई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल में भेज दिया जाता है और उस पर जुर्माना भी जो है लगाया जाता है। तो ये क्या किसके अंतर्गत आ गई? फौजदारी कानून के अंतर्गत। चोरी, दहेज और औरतों को तंग करना और उनकी हत्या करना। दीवानी कानून के अंतर्गत कौन सी आती हैं? देखिए, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद किसके अंतर्गत आते हैं? दीवानी कानून के अंतर्गत। तो दीवानी कानून के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बिक्री मतलब जमीन को बेचना, चीज़ों को खरीदना, किराया, तलाक, इन सब से संबंधित जो है, ठीक है। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया जो उसका जो किराया है उसको चुका दे। क्योंकि बीच में हो गया था ना, जो किराएदार रहते थे काफ़ी सालों से, तो उन्होंने यही बोल दिया था कि यहाँ पे तो हम रहते हैं, ये हमारी ज़मीन है। चलिए एक सेकेंड, इसके ज़रिए आपको बताना है कि कौन सा ये फौजदारी कानून है और कौन सा दीवानी कानून है, ठीक है। पढ़ के इसमें बताइएगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जो है जा सकता है? तो यहाँ से शुरू करते हैं। सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकते हैं। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। मतलब कोई भी अगर मजदूर इंसान है उसके लिए अदालतों में जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जो है दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानून प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है।
अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद ही उन्हें रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर में जो भोजन दिया जाता है, उसे मिड डे मील दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित जो याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। तो जो मिड डे मील हमारा दिया जाता है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, उसकी याचिका कैसे हुई थी? जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। दाईं ओर दिए गए चित्रों को देखें और नीचे दिए गए विवरणों को पढ़ें। देखिए ये चित्र दिखाए गए हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। चित्र 1 में क्या है? वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था। ये ऊपर दिखाते हैं, देखिए इधर सूखा पड़ा है राजस्थान में, जिसके कारण भोजन का अभाव पैदा हो गया था। चित्र 2 में सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं। बहुत सारा गेहूं जो है चूहों की भेंट चढ़ गया था। चित्र 3 में क्या दिखाया गया है? इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। तो जो भोजन का अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है? हमारे मौलिक अधिकारों में, जो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, उसमें भोजन का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम जो है अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व है। चित्र 4 में दिखाया गया है। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करें, राशन की दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन जो है उपलब्ध कराएं और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया गया। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है कि अदालत ने भी संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। तो भोजन का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत, जो अनुच्छेद 21 में है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की जो योजना है, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जाता है। ये देखिए, एक ओल्गा टेनिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया है। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर देखा गया है। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत ही व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी
की जान नहीं मतलब किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। किसी किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसकी आजीविका के साधन फौरन ही नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में अनुभाविक साक्ष्यों के यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वे शहर के छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई भी जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी पर या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से भी हाथ धो बैठेंगे और इस तरह अपने जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। हमने देखा है ना, जहाँ पे रेलवे स्टेशन होता है, ये वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी डालकर लोग रहते हैं, वहीं से अपना काम करते हैं, कुछ सामान बेचते हैं, उन्हीं से उनका जीवन चलता है। अगर वहाँ से उनको उखाड़ दिया जाएगा, मतलब वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो उनकी वो कैसे कमाएंगे, खाएंगे। ठीक है, उनके जीवन पर भी उनका बुरा असर पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, जबकि पहले वाले फैसलों जैसे 1985 में ओल्गा टेनिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाले एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती है। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायकों की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। तो ये चित्र देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है 22 मई 1987 को मारे गए हसीमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष किए थे। मुकदमा शुरू होने में जितना विलंब हुआ, इसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। इससे प्रोविलियंस आर्म्स कॉन्स्टिट्यूलरी PAC के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए थे। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। 24 मई 2007 को प्रेस क्लब लखनऊ में ये फोटो लिया गया था। इतने साल लगे हैं न्याय पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा आज ये 4th चैप्टर था 8th क्लास का, वो हमारा समाप्त होता है, ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर करें, क्योंकि NCERT हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।